उत्तर भारत। इस दौरान 200 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए। वे भारत में बस गए और उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। ये लोग थे हिंद यमन, पहलव, शक और कुषाण। यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। यह उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, बल्कि वे भारतीय जन समुदाय के अंग बन गए। सबसे पहले बात करते हैं हिंद यमन की। सिकंदर की यूनानी सेनापतियों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित किया। इन राजाओं के उत्तराधिकारियों ने अब अपनी नजर उत्तरी भारत के ओर फेरी। उत्तरी भारत धनी था और ईरान तथा पश्चिम एशिया के साथ उसका भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी हिंद यवन राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश गांधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानियों ने, जिन्हें हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता है, इस गांधार प्रांत पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों से इस युग का इतिहास रचना संभव हुआ है। इन शासकों में से कुछ बौद्ध बने, जैसे राजा मिलिंद यानी मिनांडर। दूसरे शासक विष्णु के उपासक बने, इसलिए उनकी संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृतियों की मिश्रण थी। शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों से उनके अक्सर युद्ध होते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध शासक राजा रुद्रदामन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था। पहलव का प्रसिद्ध राजा गोंडोफर्नेस था, जिसने पहली शताब्दी ईस्वी में तक्षशिला को राजधानी बनाकर शासन किया। उसके समय में ही संत थॉमस भारत आया था। कुषाण, जिनका मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान में था, ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान में पहुंचे और हिंद यवनों, पहलवों तथा शकों को खदेड़कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए। बाद में उन्होंने समूचे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग पर भी कब्जा कर लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख केंद्र था। राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था और छत्रप या गवर्नर इनका शासन संभालते थे। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। वह अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले गया था और उसे एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हान साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई थी। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमकद खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक वाद विवाद में उसकी दिलचस्पी थी। उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था। पहले की बात इस बार भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अनेक निर्णय लिए गए। विचारों का आदान प्रदान। इस सबका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म, कला तथा विज्ञान से संबंधित कई नए विचारों का प्रवेश हुआ और कई परिवर्तन हुए। भारत ईरान तथा पश्चिम एशिया के अधिक निकट संपर्क में आया। व्यापार के कारण उत्तरी भारत और मध्य एशिया के सीमांत प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित हुए। भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागर के नगरों तथा बंदरगाहों में पहुंचने लगी। पूर्वी भूमध्य सागर की ओर यह मार्ग ईरान और इराक होकर गुजरता था। इन्हीं मार्गों से अरब सागर, खाड़ी क्षेत्र और लाल सागर जुड़े थे। भारत और सिकंदरिया, मिस्र में नील नदी के मुहाने पर स्थित, के बीच लंबी दूरी होने के बावजूद सिकंदरिया के बंदरगाह के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। इस व्यापार के कारण तक्षशिला, मथुरा और उज्जैनी जैसे नगरों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। कला के बारे में देखें। पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्ति कला को प्रवेश मिला। इनमें यूनानी तथा रोमन देवताओं की और भूमध्य सागर के लोगों की मूर्तियां थीं। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला की इस नई शैली में दिलचस्पी बढ़ी और वे इससे प्रभावित भी हुए। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। यह शैली गांधार कला के नाम से जानी जाती है। यह कला शैली न केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय थी, बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी, क्योंकि गांधार शैली की कला के अनेक अवशेष वहां मिले हैं। मथुरा में दूसरे तरह के मूर्तिकार थे, जिन्होंने अपनी एक अलग शैली का विकास किया, परंतु उन्होंने यूनानियों की नकल नहीं की। हालांकि उन्होंने भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई। इसे मथुरा शैली की कला कहते हैं।
धर्म। ये मूर्तियां केवल बुद्ध की ही नहीं बल्कि उन अनेक बोधिसत्वों की भी थी जिनका बौद्ध लोग सत्कार करते थे। बोधिसत्व उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए थे। जातक ग्रंथों में बोधिसत्वों के बारे में अनेक कथाएं हैं। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफी परिवर्तन हो गया था। अब यह वह सरल धर्म नहीं रह गया था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। अब यह दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। महायानी बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए थे, परंतु भारत में अब भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। वे हीनयानी बौद्ध कहलाए। महायानी बौद्धों ने धर्मदूतों की मंडलियां चीन भेजी। ये धर्म प्रचारक भारतीय व्यापारियों के साथ यात्रा करके चीन पहुंचे। इस तरह जल्दी ही मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैलता गया। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संपर्क का एक और परिणाम निकला। भारतीय ज्योतिषियों ने यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन किया। फलस्वरूप भारतीय ज्योतिष ने प्रगति की। इससे ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा मिला। यद्यपि बाद में भविष्य कथन के लिए इसका दुरुपयोग भी किया गया। चिकित्सा एवं शल्य संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि हुई, जैसा कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ग्रंथों से पता चलता है। ज्योतिष, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र की भारतीय विद्वानों की उपलब्धियों को बड़ा सम्मान मिला। आज बात इतनी ही। अगली कक्षा में हम लोग गुप्त काल के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।